हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, फंडामेंटल राइट कॉन्सेप्ट, मीनिंग, ओरिजिन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के संदर्भ में देखेंगे कि फंडामेंटल राइट आखिर होते क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी आपको ज़रूरत क्यों है और वर्ल्ड इस समय इंडिया एंड वर्ल्ड में इनकी चर्चा क्यों हो रही है। समसामयिक समय में भी देख सकते हैं कि अधिकार होना व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे सरकार आपसे ड्यूटी मांगती है, वैसे ही संविधान आपको क्या करता है, किसी देश का संविधान, कोई लोकतांत्रिक देश आपको क्या है, कुछ अधिकार देता है, तो कुछ अधिकार के साथ आपसे ड्यूटी मांगता है। तो देख सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं हम एक छोटे से टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, मीनिंग पे बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के संदर्भ में बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें कि अधिकारों की संकल्पना है, ये कहाँ से आई, कैसे आई। पहले तो आप देख सकते थे, अगर हम पूरा पाषाण युग में जाएं, कोई अधिकार नहीं थे, व्यक्ति जैसे चाहे वैसे रह सकता था। ठीक है, एक युग था। इसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति में क्या है, कुछ इमोशंस जागे, व्यक्ति समूह में रहना शुरू किया। फिर आप देखेंगे उसी संकल्पना के साथ धीरे धीरे व्यक्ति के जो है विकास होते चला गया, समाज बना, समुदाय बना, फिर क्या बना, राज्य बना, राष्ट्र बना। आप देख सकते हैं पहले जो राज्य हुआ करते थे, आज वही राज्य राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। तो ये राष्ट्र राज्य की संकल्पना आई, और राष्ट्र राज्य की जब संकल्पना आती है तो अधिकारों की भी संकल्पना की उत्पत्ति होती है। आप देखेंगे कि इन अधिकारों में सबसे पहले बात हुई कि व्यक्ति ने प्राकृतिक रूप से प्रकृति में जन्म लिया है। आप देखेंगे जब एक किसी व्यक्ति का या आपका जन्म होता है तो वो क्या करेगा, प्राकृतिक रूप से एक प्रकृति में जन्म लेता है। तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति जैसे ही प्रकृति में आते हैं तो उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, कुछ उन्हें संविधान के तहत प्राप्त होते हैं, कुछ उन्हें राजनीतिक अधिकार, विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं। तो देख सकते हैं जो जन्म से अधिकार प्राप्त हो वो मान लीजिए आप कि फंडामेंटल राइट हैं, ये व्यक्ति के जीने के लिए हैं। अगर आपको जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, सांस लेना है, उसी तरीके से यही अधिकार आपके लिए ज़रूरी हैं। तो देख सकते हैं कि व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से अनंत संभावनाएं होती हैं। आपको बता दें, ये साइंटिफिक रीजन है, कह सकते हैं इसे, कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसमें वो सभी संभावनाएं मौजूद होती हैं जो एक प्रकृति में मौजूद होती हैं। तो जैसे शरीर पंच तत्वों से मिला होता है, बनकर बना होता है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के शरीर में सभी संभावनाएं होती हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति प्रकृति में आते हैं, समाज में आता है, समाज जो भी उसे देता जाता है उसी तरीके से उसका विकास होता चला जाता है। तो हम प्राचीन काल में जैसे भारतीय व्यवस्था थी, उसमें समाज ने जैसे जो व्यक्ति को दिया, व्यक्ति ने वही एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, वही समूह उसके अंदर विकसित होती चली गई। फिर हुआ कि अब हम लोकतंत्र में आए, राष्ट्र राज्य की संकल्पना आई, और एक लोकतंत्र की प्रक्रिया में हम एक संविधान का निर्माण करते हैं, और उसी संविधान के निर्माण के साथ हम अपने कुछ अधिकार एक सामान्य इच्छा के तहत उस संविधान को समर्पित कर देते हैं, और संविधान आपको उन्हीं अधिकारों में से समान रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, और इसके साथ आपको कुछ ड्यूटीज़ भी दे देता है कि ये अधिकार लीजिए, इसके साथ एक ड्यूटी लीजिए। तो एक हाथ में आपको संविधान ने अधिकार दिया, दूसरे हाथ में आपने क्या किया, संविधान ने आपको कुछ ड्यूटीज़ दे दी। तो भारतीय संविधान में आप देख सकते हैं कि भाग 3 और भाग 4 का में देख सकते हैं इसी तरीके की कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से अनंत संभावनाएं और क्षमताएं होती हैं। तो आप भी अपने अंदर की संभावनाएं तलाशिए और क्षमताओं को देखिए कि आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं, आपके अंदर वो संभावना है, आप भी वो क्षमताएं हैं, जो एक व्यक्ति कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सुविधाएं राज्य और समाज द्वारा स्वीकार की गई। तो कुछ हमने आपको बताया कि राज्य और समाज द्वारा पहले क्या करेंगे, स्वीकार की जाएंगी।
तो यही व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं हैं। राज्य और समाज ने दोनों ने ये स्वीकार किया कि व्यक्ति के लिए कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, वही आवश्यकताएं ही खुद क्या बनी, आपको मूल अधिकार के रूप में समाज राज्य ने या राज्य के तहत बने एक नियम संविधान के तहत आपको प्राप्त हुई। तो देखेंगे कि व्यक्ति के मौलिक आवश्यकताएं बनी। फिर हम बात कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के अर्थ के संदर्भ में। तो अर्थ क्या होता है मौलिक अधिकारों के, हम देख सकते हैं कि आप ये भी देखेंगे क्यों जरूरी हैं। तो मूल अधिकार किसी भी देश के संविधान में वह मौलिक कानून होते हैं। ठीक, आपसे बात किया जाए कि मूल अधिकार क्या होते हैं। आप एक व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं कि व्यक्ति को कुछ अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, जो आप समाज में देखते हैं कि ये व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो आपको भी वो अधिकार है काम करने का। ठीक है, तो वही कुछ मौलिक कानून हैं, वो कुछ कानूनों के तहत आपको भी वही अधिकार प्राप्त हैं। तो आप भी उन्हीं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, संविधान के तहत नियम बने, कानूनों के तहत कुछ कानून बने हैं, वही मौलिक अधिकार आपको भी प्राप्त हैं। और आपने ये चीज़ अपनी एक इंद्रिय मतलब एक आँख से देखा, आपकी अंदर गया इंस्टीट्यूशन में, आपने महसूस किया कि हम भी ये कर सकते हैं, और वही चीज़ें आपको क्या किया, संविधान ने मौलिक कानून के रूप में आपको प्रदान की हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूल अधिकार किसी भी देश के संविधान में वह मौलिक कानून होते हैं, जो व्यक्ति को क्या करेंगे, जन्म होने के साथ प्राप्त होते हैं। तो हमने बताया कि व्यक्ति ने जैसे ही जन्म लिया तो उसे कुछ अधिकार प्राप्त हो गए। हालांकि वो बोल नहीं पाता है, रोता हुआ आता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अधिकार हुए। देख सकते हैं कि जैसे भारतीय संविधान के भाग 3 में गए। तो भाग 3 में आप जाएंगे तो आपको कुछ भारतीय संविधान में क्या है जो आपको अधिकार प्राप्त दिए गए, आप देख सकते हैं। उनका वर्णन इस आधार पे है। पहले हम आगे चर्चा करेंगे, इसको बाद में बताएंगे कि व्यक्ति इन अधिकारों के बिना अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको अंदर संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, लेकिन आपको वो अधिकार ही नहीं दिया गया। आपको अगर मान लीजिए कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की क्षमता है और आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की नहीं करने दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं अधिकारों को देखते हुए, या आप समाज में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उस समाज में आपको वो व्यक्ति या कुछ लोग या वो राज्य, जैसे हम कुछ अन्य विश्व के संदर्भ में बात करें कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार वो काम नहीं कर सकता जो उसके अंदर क्या है, विकास की एक संभावना है, वो कर सकता है। तो व्यक्ति इन अधिकारों के बिना अपना विकास नहीं कर सकता। यही मौलिक अधिकार हैं कि जो व्यक्ति काम कर सकता है उसके अंदर वो संभावनाएं हैं, वो क्षमताएं हैं। उन्हीं क्षमताओं को मूल अधिकार के रूप में माना गया और वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न संविधानों ने, भारत के संविधान ने भी कुछ अधिकार दिए। अमेरिका में जाएंगे तो बिल ऑफ देखेंगे, ब्रिटेन में जाएंगे तो बिल ऑफ राइट होंगे। ठीक है, आपको अभी हिस्ट्री भी इसकी बताएंगे कैसे राजा जान द्वारा किन किन अधिकारों की बात की गई। तो हम बात करें हैं कि इन अधिकारों को मूल अधिकार कहे जाने का कारण आप देख सकते हैं क्यों कहे गए। हमने आपको बताया कि राष्ट्र के ये मूलभूत संविधान में निहित हैं। ठीक है, ये संविधान के क्या हैं, बेसिक्स स्ट्रक्चर की संकल्पना को विकसित करते हैं कि इनके बिना संविधान, जैसे आपके अंदर अगर हम बात करें कि शरीर है, शरीर के कुछ आर्गन ऐसे हैं आपके कि उनके बिना शरीर बेकार है, जैसे ब्रेन और हार्ट। अगर ये ना हो आप देख सकते हैं व्यक्ति कोमा में चला जाए। तो अगर किसी भी संविधान में किसी भी व्यक्ति को कुछ मूलभूत संविधान में जो निहित अधिकार अगर ना मिलें, वो संविधान अगर व्यक्तियों के लिए ना बना हो, उस राष्ट्र राज्य के रहने वाले लोगों के लिए ना बना हो, तो वो संविधान कैसा कहलाएगा। आप इसकी संकल्पना को समझ सकते हैं कि इन अधिकारों को मूल कहे जाने का कारण यह राष्ट्र के मूलभूत संविधान, मतलब वो आर्गन्स हैं संविधान के जिनके बिना क्या है, सांस ले सकते हैं, धड़क सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो ब्रेन और हार्ट से ले सकते हैं तुलना कि इनके बिना शरीर बेकार है। ठीक है, तो
तो देख सकते हैं कि कार्यपालिका भी इन अधिकारों का हरण नहीं कर सकती। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई आपके ब्रेन, आपके हार्ट का हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका के संदर्भ में, तो कार्यपालिका को भी आप इसी संदर्भ में ले सकते हैं कि कार्यपालिका को भी आप अपने ब्रेन, अगर कोई कार्यपालिका आपके ब्रेन का हरण कर ले, आपके शरीर के उस आर्गन का हरण कर ले कि उसके बिना आप ना सांस ले सकते हैं ना कुछ, मतलब आप क्या चले गए, कोमा में चले गए। तो कोमा में स्थिति में जाने के रोकने के लिए संविधान ने क्या किया, आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए कि आइए हम आपको मौलिक अधिकार देते हैं कि राज्य सरकार या कार्यपालिका आपके इन आर्गन्स का हरण नहीं कर सकती। तो देख सकते हैं कि मूल अधिकार अब न्याय योग्य हैं या नहीं। तो देख सकते हैं कि मूल अधिकारों को न्याय योग्य माना गया है या नहीं। तो मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, ठीक। आप देख सकते हैं इनकी प्रकृति नकारात्मक है। अब न्याय योग्य कैसे हैं, आपके कोई अधिकार ले ले, समाज ने आपको मूल अधिकार दिए गए भारतीय संविधान में भाग 3 में, मान लीजिए आपके किसी ने आपका सिर्फ एक अधिकार व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, समाज में किसी एक व्यक्ति ने हरण किया, कुछ व्यक्तियों ने हरण किए, तो आप सीधे क्या करेंगे, न्याय मतलब जुडिशरी, तो उस संविधान के तहत न्याय योग्य हैं, मतलब उस संविधान में एक आपके लिए भी न्याय करने के लिए बैठा हुआ है, जो क्या करेगा, आपको न्याय देगा कि आपके इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, कोई हरण नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत जाओगे आप, वहाँ आप अपना न्याय मांग सकते हो और निचली अदालत में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट का हरण हुआ है तो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट मतलब हायर जुडिशरी जिसे बोलते हैं, उच्चतम न्यायपालिका या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएं और अपने न्याय के लिए वहाँ एक अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अगर ना भी कर सकें तो एक पोस्ट कार्ड पे लिखें और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लिखित रूप से भेज सकते हैं। और अगर आपको ये भी लगे कि हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, आपको फिर भी लगे कि हमारी ये ड्यूटी है, क्योंकि एक हाथ में आपको संविधान ने अधिकार दिए तो दूसरे हाथ में क्या दिए, ड्यूटी। तो ड्यूटी को देखते हुए अगर आपके समाज में कहीं कोई ऐसी घटना घट रही है जो दयनीय स्थिति की है, समाज का हरण हो रहा है, उस समाज को शोषित और क्या होता है औपनिवेशिक शासनकाल की स्थिति है वहाँ पे, तो आप उसके लिए भी एक PIL लिख सकते हैं और भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और अब वहाँ से उस समाज, उस व्यक्ति, उन व्यक्तियों के लिए भी न्याय मांग सकते हैं। तो यह भी आपको एक मूल अधिकार दिया गया है संविधान के तहत, ठीक। इनकी प्रकृति नकारात्मक क्यों है हम बताएंगे। नकारात्मक इसलिए है कि जब सरकार ये और राज्य या कार्यपालिका कोई काम करती है जो व्यक्तियों के अधिकारों का हरण करे या लगे कि ये व्यक्ति के अधिकारों का हरण कर रही है, हनन हो रहा है यहाँ, या व्यक्ति के अधिकारों का क्या है, प्रकृति उनकी जो छीन रही है, नेचुरल रूप से आप देखेंगे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित कर रहे हैं, तो इनकी प्रकृति क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाए और न्याय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको, उस कानून को या तो उस स्थान तक क्या करेगा, जिस स्थान तक व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, आच्छादन का सिद्धांत लागू होगा तो वहाँ तक कोलैप्स होगा। अगर वो कानून व्यक्ति या समाज के जो है पूरा कानून ही अगर देखा जाएगा कि ये न किस क्या है, व्यक्ति या समाज या लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को उस पूरे कानून को, पूरा कानून भी कोलैप्स करने की जो उनके पास पावर है, या उसका आच्छादन या कोलैप्स कर देंगे, हरण कर देंगे कि ये कानून ही पूरी तरीके से गलत है, इसे हटाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि मूल अधिकार न्याय योग्य हुए, इनकी प्रकृति नकारात्मक हो गई। तो नकारात्मक इसलिए हुई कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हैं, राज्य यहाँ क्या है, बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन अपनी समय सीमा, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि बंधा हुआ है। यथा मतलब आप देखेंगे यथा धर्मस्व वाली स्थिति में जाएंगे तो कभी कभी राज्य आपके अधिकारों का हनन कर सकता है। तो देख सकते हैं कि
संयुक्त अब बात करेंगे इन्हीं अधिकारों को न्याय योग और इनकी प्रकृति नकारात्मक क्यों है। तो हम बात करेंगे अब यूनिवर्स के या यूनिवर्स को संदर्भ में या भारतीय इस अर्थ के संदर्भ में, इस और पृथ्वी के संदर्भ में कि इस कॉन्टिनेंटल में जहाँ जहाँ देश हैं, इन देशों से मिलकर क्या हुआ, एक संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी एक संस्था का निर्माण करते हैं। और वो संस्था भी क्या करती है, अधिकारों की बात करती है, क्योंकि वो पूरे विश्व में कहीं कोई व्यक्ति उसकी राष्ट्र में कुछ अधिकारों का हनन, किन्हीं व्यक्तियों के हनन की बात होती है, तो वो राष्ट्र या संस्था भी आपको क्या करेगी कि एक वैश्विक लेवल पे ग्लोबल के संदर्भ में भी वो क्या करेगा, आपको उन अधिकारों के लिए बात उठाएगी कि हम इस राष्ट्र के, इस राज्य के लोगों के व्यक्तियों का भी हरण हो रहा है, तो पूरे विश्व के समुदाय के राष्ट्र मिलकर उस राज्य पर एक दबाव बनाएंगे और मानवीय अधिकारों की अभिव्यक्ति के लिए कहेंगे कि आप इन्हें व्यक्ति के अधिकारों को दोबारा प्रदान करें। तो देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति जो है होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी मानवाधिकारों की एक अभिव्यक्ति दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो भी काम कर रही है संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है वो मानव अधिकारों के लिए काम कर रहा है। अगर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर कहें सुरक्षा परिषद के तहत अफगानिस्तान में आक्रमण करता है, लीबिया पर तो नाटो के तहत आक्रमण होता है, लेकिन आप जाएंगे सीरिया कह सकते हैं, ईरान इराक पे कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की लोगों के द्वारा तो क्या करते हैं, वो मानव अधिकारों की दुहाई देते हैं कि इससे विश्व के मानव के अधिकारों का खतरा है, कि आज इस राष्ट्र में खतरा है, कल ये दूसरे राष्ट्र के लिए खतरा बनेंगे। तो इस आधार पर भी क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की वहाँ भी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी काम होगा, कोई भी काम एनीबॉडी, चाहे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे आक्रमण करे, कुछ राष्ट्र मिलकर दूसरे राष्ट्र पे आक्रमण करें, तो मानव अधिकारों से जुड़ा होगा। याद रखिएगा, मानव अधिकारों के नाम से ही वहाँ पर क्या किया जाएगा, आक्रमण या वहाँ के राजा को या वहाँ में लोकतंत्र डेवलप किया जाएगा। अफगानिस्तान इराक को देख सकते हैं किस आधार पे किया गया है। हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भी संदर्भ में। भारतीय संविधान में भी वही मानव अधिकार की अभिव्यक्ति आपको दिखाई पड़ेगी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों की अभिव्यक्ति में दिखाई पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जाएंगे, वहाँ आप देख सकते हैं उसी तरीके से भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं भाग 3 में भी वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा कि जो वैश्विक रूप से मानव अधिकारों की बात की गई है, वही मानव अधिकारों को भारतीय संविधान अपने भाग 3 में अपने लोगों के लिए या जो विश्व के लोग हैं उनको भी लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं मानव होने के नाते, ना कि भारतीय होने के नाते। तो भारतीय संविधान में भी जब मूल अधिकारों की बात होती है कि भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए या लोगों के लिए, मानव के लिए कुछ अधिकारों का 2 वर्गों में बांट दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे संसार के। अब आगे बात करेंगे अगर कि संसार में ऐसा क्यों हुआ, तो संसार के लगभग सभी देशों में नागरिक अधिकारों की बात होती है कि आज समसामयिक समय है। ठीक है, देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी बहता है कि हम क्या करेंगे, हमें संसार के सभी मतलब विश्व के सभी देशों में नागरिक अधिकारों की भी बात होती है। विदाउट नागरिक अधिकारों के कोई काम नहीं हो सकता है। तो देख सकते हैं कि जनतंत्री शासन व्यवस्था हमने बताया कि क्यों आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि किसी भी जनतंत्र वाले शासन में या किसी भी जनतंत्री शासन संप्रभुता के ये सिद्धांत का आधार होती है। तो कहेंगे कि जनतंत्री शासन व्यवस्था संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है। और ये संप्रभुता कौन है, जन संप्रभुता, जनता से मिलकर, मानव अधिकारों से मिलकर जन संप्रभुता का निर्माण होता है। तो सॉवरेनिटी को देख सकते हैं, भारतीय संविधान में भी जन संप्रभुता की बात है। जन सेवा की इसीलिए क्या कहा जाता है, जो प्रशासन से बड़ा मान लिया जाता है कि ये जन सेवक है, जन संप्रभुता है इनके अंदर, जनता ने चुन के भेजा है। तो देख सकते हैं कि जनतंत्री शासन व्यवस्था जन संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब आगे बात करेंगे मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। हमने आपको बताया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो प्राकृतिक अधिकार का दूसरा नाम है। आपके 2 हाथ हैं, आप कहें कि ये हाथ से अधिकार मिले तो दूसरे हाथ से कहो ये हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और यही हमारे मौलिक अधिकार हैं।
ठीक, आप दिखा सकते हैं इस तरह से। और आप देखेंगे कि जनतंत्री शासन में नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। अगर नागरिक अधिकार सुरक्षित इसी में इसलिए रहेंगे क्योंकि जनता द्वारा जो सरकार चुनी गई, अगर वो नागरिक अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, नागरिकों के अधिकारों का ख्याल नहीं रखेंगे, एक तो जनता उन्हें क्या करेगी, दूसरे चुनाव में हटा देगी, या आप देखेंगे वहाँ के संविधान के तहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में जाने की व्यवस्था है। अधिकार सुरक्षित इसलिए हैं कि जनतंत्री शासन जो के तहत जो भी कार्य सरकार करती है उनका रिव्यू, उनका पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब न्यायालय को करने का अधिकार प्राप्त है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम बात करेंगे ये क्यों आवश्यक हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा सा दिखा सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करें क्यों आवश्यक है। तो आप देखेंगे पहले कभी अंधकार युग हुआ करता था, आप भी जानते होंगे। अगर अंधकार युग क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था जहां धर्म का है, धर्म या जहां हम कहते थे अंधकार युग की बात होती है, तो अंधकार युग में क्या है, जहां धर्म ही सब कुछ था। धर्म के बैठे हुए लोग क्या कहते थे कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, हमें भगवान ने भेजा है आपके लिए, आइए हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये भगवान ने आपके लिए सोचा है। तो इसी को कहते हैं हम अंधकार युग। कि आपसे कोई व्यक्ति कहे कि हमें भगवान ने भेजा है, क्या किसके लिए, आपके लिए ये कार्य करना, कि हम भगवान के दूत हैं, हम भगवान के दूत बन के आए हैं इस धरती पे और हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि अंधकार युग का काम चल रहा है। तो देख सकते हैं कि अंधकार युग किस तरीके से काम करता है कि अंधकार युग में व्यक्ति या वही अंधकार युग कहलाएगा। तो उस समय आप देखेंगे पोप की सत्ता थी, भारत में धर्म की सत्ता थी, ठीक है, धार्मिक अधिकारों का बोलबाला था कि धर्म है तभी सब कुछ है, धर्म के बिना कुछ नहीं है। आज भी सनातन धर्म है, ठीक, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन धर्म का जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं किसी एक व्यक्ति को नहीं है प्राप्त आज के अंधकार। लेकिन उस समय कुछ लोगों को ये अधिकार दिया गया था, लोगों द्वारा, लोगों को, कि हम भगवान के दूत हैं, हमें भगवान ने भेजा हुआ है तुम्हारे लिए कि आइए, अगर हम तुम्हें कहें कि तुम सूली पे चढ़ जाओ, तो पोप क्या करते थे, कहते थे तुम सूली पे चढ़ जाओ, तो ये कहते थे भगवान ने दिया, आपको हमसे बोला है कि तुम सूली पे चढ़ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके के अधिकारों को बोलेंगे अंधकार युग, ठीक। तो इसी अधिकारों की बात आई तो अंधकार युग की बात आई। तो अंधकार युग में धर्म और अंधविश्वास था, देख सकते हैं। अंधविश्वास को हम अगर क्या एक्सप्लेनेशन करें, निरंकुश राजतंत्र था। यहाँ जो राजतंत्र में बैठा व्यक्ति भी था वो भी धर्म की बात को नकार नहीं सकते थे। आप देख सकते हैं, ब्रिटेन जा सकते हैं, पोप की सत्ता को देख सकते हैं कि कैसे नागरिक अधिकारों या राजतंत्र पर भी धर्म का प्रभाव किस तरीके से था। इसी तरीके से भारत में भी देख सकते हैं कि बने बनाए कानूनों को भी राजतंत्र को मानना पड़ता था, क्योंकि राजतंत्र उनके बिना नहीं चल सकता था। तो देख सकते हैं कि अंधकार युग आया। अब अंधकार युग के बाद हम बात करेंगे उदारवादी क्रांति होती है, जब इनको देखा गया कि अब लोगों में क्या है, एक उबाल सा आया कि अंधकार युग के मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी क्या है सांसें रोक दें, ठीक है, कि धर्म कहें सांसें रोक दो, तो धर्म कहा सांसें रोकी तो आपने अपनी सांसें रोक दी। तो लोगों को लगा कि ये तो अंधकार युग की चरम स्थिति आई। तो फ्रांस से शुरुआत होती है। फ्रांस में क्या होता है उस समय, बोंदा का शासन, आप संप्रभुता में जाएंगे, सॉमरिटी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसने अपनी खुद पहले सबसे पहले राजतंत्र करते हुए एक राजा ने क्या किया, धर्म की सत्ता को धीरे धीरे नकारना शुरू किया। व्यक्ति में इतनी शायद पहले हिमायत नहीं हो पाई, राजा ने स्वयं पहले धर्म की सत्ता को नकारना शुरू किया और नकारते हुए धीरे धीरे एक फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है। फ्रांस की क्रांति के यूरोप में पूरे क्रांति की शुरुआत होती है। और इसी तरीके से आप जाएंगे कहाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप में ही वो क्रांति हो रही थी, यूरोप के साथ आप आएंगे मध्य एशिया की तरफ, जिसे आज हम एशिया जानते हैं, या हम कहें पश्चिमी कंट्री है जो पश्चिमी एशिया है, यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी क्या था, यहाँ भी धर्म का बोलबाला था, क्योंकि जुड़ा हुआ हिस्सा था। तो उससे ज़्यादा अंधकार युग
पश्चिम या मध्य एशिया में उस समय फैला हुआ था। आप देख सकते थे, क्योंकि पोप की सत्ता को देखते हुए, ठीक है, एक अन्य धर्म ने भी अपने आप के धर्म और अंधविश्वास का ऐसा मकड़जाल बिछाया कि अब पूरा देश धीरे धीरे पूरे विश्व में जहाँ जहाँ राज सत्ताएँ थीं वहाँ क्या हुआ, दंडकार युग का बोलबाला होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे उन्हीं लोगों में से कुछ लोग, पहले राजतंत्र के लोगों ने, फिर राजतंत्र के आसपास के लोगों ने, फिर धीरे धीरे एक व्यक्ति ने या अन्य व्यक्तियों ने धर्म और अंधविश्वास के लिए क्या हुआ, एक आवाज़ उठाई कि हम इस धर्म और अंधविश्वास की, जो धर्म में अंधविश्वास था उससे निकलने के लिए आवाज़ उठने लगी। धीरे धीरे लोग ने क्या हुआ, रेनेसा का युग प्रारंभ हुआ, विज्ञान की बात होने लगी, साइंस की बात, साइंस मतलब विज्ञान, लॉजिकल की संदर्भ में बात होने लगी, ठीक है, तर्क पे बात होने लगी, कुतर्क धीरे धीरे कुतर दिए गए, मतलब अंधविश्वास को कुतर दिया गया कि हम इसको नहीं मानते। अब साइंस पे बात करेंगे, साइंस ने कहा कि हम लॉजिकल फॉर्म में बात करेंगे, तो साइंस ने भी अपने आप को धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को डेवलपमेंट करना शुरू किया, क्योंकि व्यक्तियों ने किया। तो देख सकते हैं कॉपरनिकस को, देख सकते हैं कि धर्म के चक्कर में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए गए, ठीक है, आप जानेंगे अगर कॉपरनिकस को, ठीक, तो भारत में भी देख सकते हैं। तो इसी संदर्भ में एक क्रांति की उदय होगी और वो नाम होगा उदारवादी क्रांति। और उदारवादी क्रांति हुई, अभी तो इसके आगे हम आपको बहुत शॉर्टकट में बढ़ा रहे हैं। अंधकार युग के बाद उदारवादी क्रांति के बीच में, ठीक है, इसके बीच में जो हमने गैप दिखाया है, ठीक है, अगर इसे बात करें तो 100-200 वर्ष का अंतर रहा होगा। आप देख सकते हैं 100 वर्ष तो कह सकते हैं, 100 वर्ष में। इसके साथ ही आप देखेंगे उदारवादी एक क्रांति की शुरुआत हुई। उदारवादी क्रांति हुई तो अधिकारों को व्यापकता प्रदान की। उदारवादी क्रांति हुई तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे उदारवादी क्रांति में क्या होता है, आप देखेंगे हर व्यक्ति को अधिकार दिया, अपनी विचारधारा पे बात करने की बात करी गई, ठीक है। आप देखेंगे कि उदार हुए लोग, लिबरल हुए, सौम्य हो गए। उदार का मतलब क्या होता है, सौम्य होना, मीठे हो गए लोग। धर्म को एक साइड लिया, एक हाथ में धर्म कि भाई आप धर्म में बने रहिए, हम भी धर्म में, आप भी धर्म, लेकिन दूसरे धर्म में हम उदारवादी हो गए, हम दूसरे के भी अधिकारों की अब बात करेंगे, ठीक है। जो अधिकार, तो उदारवादी ने अधिकारों के व्यापार, मतलब अधिकारों की जो व्यापकता थी उनको फैला दिया, मतलब सभी व्यक्तियों को धीरे धीरे उन अधिकारों को महसूस होने लगा कि हम जो प्राकृतिक रूप से जन्म हुआ था, जिस प्रकृति में, जिस राष्ट्र राज्य में, तो वहाँ से कुछ जो एक पोप की सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हैं, मूल अधिकार के रूप में जीवन जीने के लिए, कार्य करने के लिए, तो वही अधिकार हमें भी प्राप्त हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन अधिकारों में व्यापकता आ गई, उन अधिकारों का फैलाव हो गया। तो आप देखेंगे कि अब सरकार की भी बात हुई, उदारवादी क्रांति हुई, तो आप देखेंगे धीरे धीरे कहीं जाना, तो आप पहुँचे पूरा पाषाण काल से नवपाषाण काल, बीच में एक काल और पड़ता है, हम बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं आगे। तो पूरा पाषाण काल से चलेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से एक समाज बनाया, ठीक है, पहले कुछ व्यक्ति मिले, समूह बना, फिर समाज बना, समुदाय बना, फिर राज्य बना, और अब हम राष्ट्र में पहुंच गए। तो सरकार के चयन के अधिकार मिले, तो सरकार का अब हमें चुनने का अधिकार मिल गया कि नहीं, अब तो हमें एक सरकार की भी आवश्यकता है, ठीक है। आखिर हमें अधिकार तो मिल गए, हम इन अधिकारों के तहत अब सभी को, सभी के पास अधिकार हैं, वो कहें ये हमारे अधिकार, फिर हमारे अधिकार, तो फिर से क्या होगी, एक क्या होगा, एक भीड़ तंत्र की संकल्पना डेवलप होने लगी, ठीक है। तो कहा गया कि चलिए अब हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जहाँ एक सरकार हो। तो आप भी कहते हैं और सरकार कैसे हो, तो देख सकते हैं कि सरकार का एक नया चयन हुआ, तो सरकार बनी। सरकार के तहत सरकार बनाने के लिए क्या किया गया, पहले एक संविधान बनाया, वहाँ के कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए, वहाँ की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था को देखते हुए कुछ कानून बनाए गए। लोगों से कहा कि तुम अपने अधिकार हमें दे दो, कहाँ, उस संविधान के पन्नों पर, या जो हमारे यहाँ कह सकते हैं भारत में अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था कि आओ हम तुमसे कुछ अधिकार इस पन्नों पर लिखे दे रहे हैं, तुम यहाँ सौंप दे रहे हो, ठीक है। वो अधिकार एक किताब, एक पूरा विश्व कहेंगे भारत है, ठीक है, वो किताब ही भारत है। और आप देख सकते हैं उसी किताब में आप देखेंगे कि चयन के अधिकार के तहत क्या हुआ, सरकार बनाएगी, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो वो भी
उस संविधान से बन गई कि आपको यह अधिकार दिया गया कि आप लोग आपको चुनकर भेजेंगे, और चुनकर भेजने का मतलब है आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो बात हुई कि चयन के अधिकार की समझ व्यक्ति को मिला, और लोग सरकार का काम हुआ कि विधि के समक्ष समता बनाए रखते हुए अधिकारों को वैधता प्रदान करे, लेजिस्मेसी प्रदान करे और लोगों के लिए कार्य करे। तो आप बात करेंगे भारत और विश्व में मूल अधिकारों की उत्पत्ति। अब देखिए उत्पत्ति होगी, ओरिजिनल कैसे होती है। सबसे पहले आप जाएंगे आधुनिक जनतंत्र की बात करेंगे कि मॉडर्न रेनेसा युग आ चुका है, अंधकार युग समाप्त होता है, उदारवादी क्रांति हो चुकी होती है। अब हम रेनेसा युग में आ गए, मतलब अब हम साइंस में बात करेंगे। फिक्सन तो अब तो फिक्सन आ गया है, उस समय साइंस हुआ करती थी। साइंस और फिक्सन में डिफरेंस है थोड़ा सा, फिक्सन साइंस का पार्ट है लेकिन अलग है। तो देखेंगे कि आधुनिक जनतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति का संघर्ष शुरू होता है अब उत्पत्ति के संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि राजा ने या धर्म ने आपको अधिकार ऐसे ही दे दिए, नहीं, इसके लिए भी बहुत संघर्ष हुआ। देख सकते हैं कि आधुनिक जनतंत्र के जब अधिकारों की प्राप्ति हुई तो 13वीं सदी से शुरुआत करेंगे कि आते हैं 13वीं सदी में। सबसे पहले हम चलेंगे इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड उस समय क्या था, बोलबाला था, उस अमेरिका से लगा के, ठीक है, विश्व के हर हिस्से में जहां मानव पाए जाते थे, ठीक है, कहीं ना कहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के देश में कभी सूरज अस्त नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि इंग्लैंड ने क्या किया, उस समय लगभग औपनिवेशिक शासन के तहत विश्व के लगभग अधिकतर हिस्सों में अपना साम्राज्य फैला चुका थे। तो देख सकते हैं कि इंग्लैंड, भारत 13वीं सदी में, तो भारत में 13वीं सदी से लगभग प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी औपनिवेशिक शासन की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन कई जगह हो चुकी होती है। देख सकते हैं इंग्लैंड, भारत खोजने के लिए उन्हें बहुत समय लगा था। तो इंग्लैंड में 1215 में सबसे पहले क्या हुआ था, राजा जॉन द्वारा, ठीक है, उनके जो राजा जॉन हुआ करते थे, जो अधिकारों की घोषणा करते हैं। उस अधिकारों की घोषणा में कुछ अधिकार वो एकदम से सारे अधिकार नहीं देते हैं, कुछ अधिकारों की बात सबसे पहले राजा जॉन कहते हैं कि एक व्यक्ति, लिबरल व्यक्ति रहे होंगे, राजा को लगा कि हम भी व्यक्ति हैं, व्यक्ति भी व्यक्ति है, तो चलिए हम कुछ अधिकारों की घोषणा करते हैं। क्योंकि राजा थे तो उन्होंने घोषणा की, तो राजा ने कहा कि हम व्यक्ति के अधिकारों के लिए कुछ घोषणा करते हैं, और उन घोषणा को एक चार्टर में बाकायदा लिखित कर दिया। जैसे भारत में क्या था, आप जाएंगे कई जगह आपको क्या पुरातात्विक अभिलेख मिलेंगे, तो राजा खुदवाते थे अपने अधिकार की, हमने ये कार्य किए, ठीक। तो उसी तरीके से उन्होंने एक लिखित रूप से लिखवाया अधिकारों का घोषणा पत्र। तो देख सकते हैं कि 1215 में राजा जॉन द्वारा अधिकारों की एक घोषणा पत्र की बात हुई। अब हम बात करेंगे फ्रांस में आए, तो अब धीरे धीरे इसमें भी घोषणा पत्र में भी धीरे धीरे इन अधिकारों में भी क्या है, एक अधिकार मिला तो व्यक्ति ने दूसरे अधिकार की व्यक्ति धीरे 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 यहाँ भी क्या है डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इसी क्रम में फ्रांस में चलते हैं, तो फ्रांस में भी आप देखेंगे उसी समय मानव अधिकारों की बात की व्यापक गरिमा की प्रावधान की गई। ये फ्रांस की क्रांति 1789 द्वारा प्राप्त होती है कि मानव अधिकारों, क्योंकि वहाँ क्या था, फ्यूडलिज्म का बोलबाला था, ठीक है, रोटी, डबल रोटी खाने के लिए भी लोगों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था उस समय। तो आप देखेंगे विश्व में मानव अधिकारों को, जब फ्रांस में कहीं ना कहीं इन अधिकारों के लिए बात हुई कि हम मानव अधिकारों की व्यापक गरिमा प्रदान करते हैं, और वहाँ भी क्या है, एक अधिकारों की एक घोषणा की गई, और ये अधिकारों की घोषणा वहाँ के लोगों द्वारा एक क्रांति करके की गई, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका पहुंचते हैं इसी क्रम में। देख सकते हैं अमेरिकी क्रांति यहाँ भी शुरू हो गई। दोनों जगह आप देखेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, तो आज हम तीनों देशों को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अमेरिका में पहुँचे, अमेरिकी क्रांति की शुरुआत में आप देखेंगे राजनीतिक अभिनव परिवर्तन। तो देखेंगे राजनीतिक अभिनव परिवर्तन इस संदर्भ में एक श्रृंखला शुरू होती है। वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी गृह युद्ध की स्थिति होती है। पहले एक संविधान बनता है, पहले वो अमेरिका क्या होता है, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से मुक्त होते हैं, औपनिवेशिक शासन से। फिर वहाँ के कुछ राज्य मिलकर एक समझौता करते हैं और कहते हैं कि हम एक राष्ट्र राज्य की संकल्पना विकसित करते हैं। शुरुआत में उन्हें अधिकार था कि हम अपने आप को कभी भी इस समझौते से अलग कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वहाँ के संविधान के तहत वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे संशोधन कर दिए कि अब वो अलग नहीं हो सकते। तो देखेंगे यही अभिनव परिवर्तन की श्रृंखला है। देखेंगे सामाजिक अवस्था की
प्राप्ति जो मानवीय समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि व्यापक गरिमा की बात आए, पीटी में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव अधिकारों की व्यापक गरिमा किस क्रांति से जुड़ी हुई है, तो आप फ्रांस की क्रांति में जाएंगे, ठीक है, या फ्रांस से जुड़ी हुई है। जब बात की जाएगी सबसे पहले अधिकारों की घोषणा पत्र कहाँ शुरू हुआ है, तो आप सीधे जाएंगे इंग्लैंड। क्वेश्चन सभी बनते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम पीटी संदर्भ में बात करें, अगर अमेरिका में जाएंगे तो एक अभिनव परिवर्तन की एक श्रृंखला है पूरी, आप देखेंगे, जिन्हें हम बिल ऑफ राइट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो आप देखेंगे इन मानवीय अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित होगा मानवीय संविधान में पहले, ठीक है, मानवीय समानता के सिद्धांत पर आधारित 10 संशोधनों द्वारा, ठीक है, ये संशोधन किए जाते हैं। ठीक, आप देखेंगे पहले 10 संशोधन होते हैं और इन्हें बिल ऑफ राइट के रूप में शामिल किया जाता है। शुरुआत में भारतीय संविधान में शुरुआत से ही मूल अधिकार है, लेकिन अमेरिकी संविधान में पहले बिल ऑफ राइट्स नहीं थे। आप देखेंगे पहले 10 संशोधन होते हैं और उनके तहत कुछ बिल ऑफ राइट्स दिए गए और इन्हीं बिल ऑफ राइट्स को वहाँ क्या कहा गया, मूल अधिकार। और इन्हीं बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है भारत का संविधान। याद रखिएगा कि भारत में जो मूल अधिकार हैं वो किस संविधान से प्रेरित हैं, तो बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, तो देखेंगे कि औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत होती है। हम चल सकते हैं अंधकार युग से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे मध्य रेनेसां युग आ जाता है, लेकिन भारत में भी रेनेसां युग की शुरुआत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ अभी भी रेनेसां युग की शुरुआत होना बाकी थी। तभी अमेरिकी या इंग्लैंड के लोगों ने, या इंग्लैंड की जो औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था के तहत कुछ लोग आए, उन्होंने यहाँ की जो कानून व्यवस्था थी इसको भी वहाँ की एक अलवारी की एक किताब से तुलना कर दी थी कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उन्हीं को देखते हुए। तो औपनिवेशिक शोषण से लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अत्यंत दुर्बल थी। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के लोगों ने भी यही किया। फिर शुरुआत होगी नेहरू रिपोर्ट में। इन्होंने ये भी कह डाला, किन्होंने, इंग्लैंड के लोगों ने, कि भारत के लोगों को भी इतनी ब्रेन ही नहीं है या दिमाग नहीं है कि वो, या इतने शिक्षित नहीं है कि वो अपने लिए भी क्या कर सकें, एक संविधान बना सकें, अपने लिए कुछ अधिकारों के लिए लिखित रूप से लिख सकें, लोगों के बारे में सोच सकें। तो फिर नेहरू जी को लगा कि ये तो हमारे पर कुठाराघात हो गया, तो नेहरू रिपोर्ट आ गई। तो देखेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 में सबसे पहले मांग उठाई गई। ठीक है, कांग्रेस उस समय उद्भव हो चुका था, कांग्रेस अब युवावस्था में आ चुकी होती है। तो देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 में सबसे पहले मांग उठाई गई। तो देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में इन्हें मूल अधिकारों के रूप में भी पिरोया गया। आप देख सकते हैं। इसी संदर्भ में बात करेंगे भारत में कैसे कैसे मूल अधिकारों की क्या हुई, मूल अधिकारों की जो है मांग उठी। तो दिखाते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देख सकते हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जानकारी में भी होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो आपको मूल अधिकार मिले, तुम्हारे ही लोगों द्वारा, तुम्हारे ही जिसे कहते हैं कि जनरेशन की जो आपके क्या होंगे, कभी वंशज रहे हैं, तो वंशज के लोगों ने भी आपके लिए मांग उठाई। आप भी अपने लोगों के लिए मांग उठाइएगा। देख सकते हैं कि भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम भारतीय संविधान के विधेयक 1995 के माध्यम से की गई। ठीक है, 1995 की विधेयक होता है। देख सकते हैं मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम, आप देख सकते हैं कि भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम भारतीय संविधान विधेयक 1995 के माध्यम से की जाती है। ठीक है, अब आगे शुरू होगा इसके साथ कि मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस द्वारा की गई। तो आप देखें कांग्रेस द्वारा कब की गई है, तो कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम मांग 1917-1919 के दौरान कांग्रेस ने कहा कि हमें मूल अधिकार चाहिए भारत के लोगों को भी। आप क्या है, उदारवादी लोग थे उस समय, 1917 का दौर चल रहा होता है। ठीक है, हालांकि उस समय चरमपंथी का भी दौर था, लेकिन भारत के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अपने लिए भी कुछ अधिकार चाहिए, आप दीजिए। तो फिर धीरे धीरे 1925 की बात आई। अब कांग्रेस में ही
अधिवेशन शुरू हो रहे थे उस समय शुरू हो चुके थे 1885 में ही देखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट आई। होम रूल जो अमेरिका से आप देखेंगे, अमेरिका कह रहे हैं, उन्होंने वहाँ भी काम किया हुआ था। तो श्रीमती एनी बेसेंट आई, उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, ठीक है, याद रखिएगा जब भी कहें कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किसका दिया हुआ है तो 1925 में एनी बेसेंट ने दिया हुआ था कि माध्यम से ही क्या किया था, बिल ऑफ राइट्स की बात, बिल ऑफ राइट्स मतलब मूल अधिकारों की बात की थी। क्योंकि आप देख सकते हैं अब फिर बात शुरू होगी 1928 में मोतीलाल नेहरू, जैसा कि ऊपर बताया कि नेहरू के माध्यम से भी ये बात उठाई गई। अब आप देख सकते हैं इसी क्रम में जब मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू मत कहिएगा, ठीक, मोतीलाल नेहरू याद रखिएगा, तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अधिकारों की बात की। अब लगा, यहाँ एक फैक्ट नहीं आपको दिखाया, जिन्ना को भी लगा कि नहीं इन्होंने बात कर दी तो हम भी इंटेलेक्चुअल हैं, लाइए हम भी अपना एक जिन्ना फार्मूला निकालते हैं। तो जिन्ना ने भी अपने जिन्ना फार्मूला में भी कुछ अधिकारों की बात की जो नेहरू रिपोर्ट से कुछ पॉइंट में समानता रखती है, कुछ पॉइंट में विरोधाभास है। इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों लोगों की क्या थी, एक कांग्रेस या औपनिवेशिक शासन की एक चाल थी कि जैसे ही मोतीलाल नेहरू अपनी रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो अगले ही दौर में कांग्रेस या औपनिवेशिक शासन के बैठे लोगों ने क्या हुआ, एक भड़काऊ काम किया, तोड़फोड़ की राजनीति की, और उन्होंने जिन्ना के माध्यम से भी जिन्ना फार्मूला निकाल के दे दिया कि हम भी अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। तो जो नेहरू ने बात की थी, मोतीलाल नेहरू ने, वो सभी लोगों के लिए बात की थी कि भारत के हर व्यक्ति को वो अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन जिन्ना साहब के अधिकार वो कुछ लोगों को साथ साथ सभी लोगों को प्राप्त थे, लेकिन कुछ अधिकार स्पेसिफिक उन्होंने कुछ लोगों के लिए मांग कर दी थी। इसीलिए कहा गया कि ये वास्तविक रूप से संविधान का हिस्सा नहीं बन पाए। तो देख सकते हैं क्योंकि 1927 में आप देखेंगे मद्रास का एक कांग्रेस अधिवेशन होता है। तो मद्रास में जब कांग्रेस अधिवेशन होता है तथा 1931 में भी एक कराची में अधिवेशन होता है, एक प्रस्ताव पास किया गया, ये भी याद रखिएगा कि 27 और 31 में भी मूल अधिकारों के लिए बात हुई, मद्रास अधिवेशन में भी ये बात उठाई गई है। इन पॉइंट्स को आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे सभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा आप ये भी याद रखें कि इससे दूसरे गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन 31 में ही गांधी जी जाते हैं, ठीक है। किंग राजपूत किस जहाज़ से जाते हैं वो भी याद रख लीजिएगा। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में और गांधी जी के साथ कौन कौन जाते हैं, ठीक है। तो वो सम्मेलन कहाँ होता है, तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी सम्मेलन का हिस्सा बने और यहाँ भी क्या है, मूल अधिकारों की बात उठाई गई गांधी जी द्वारा। लेकिन 1934 का दौर आया, अभी क्या हुआ, अभी सरकार के सबको कि हम कैसे अधिकार दे दें, लेकिन भारत के लोगों द्वारा लगातार अब मांग उठाई जाने लगी। 34 का दौर आया 1900, तो सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। किसके, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी द्वारा कहा कि हम अपने लोगों के लिए अधिकार की मांग करते हैं, आप ये अधिकार हमें दीजिए क्योंकि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इन्हें आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन 1934 में वहाँ की संसदीय समिति आई और संसदीय समिति मतलब ब्रिटेन की संसद द्वारा जो एक समिति गठित की, संयुक्त समिति, जॉइंट कमेटी, उसने इन अधिकारों को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब बात शुरू होगी 1935 के अधिनियम में। तो देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया, ठीक है। आप देखेंगे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बात की गई थी मूल अधिकारों की, या जिन अधिकारों की बात की जा रही थी मूल अधिकारों के रूप में, वो 1935 के अधिनियम में आपको नहीं दिखाई पड़ी। तो इसीलिए कहा गया कि 1935 के अधिनियम को भी, ठीक है, भारत सरकार ने अपने संविधान में कॉपी तो किया, लेकिन उस समय भारत के लोगों ने या भारतीय राजनीतिक लोगों ने या भारतीय जो जिससे कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने, मुख्य नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस अधिनियम को भी अलग अलग नामों से पुकारा गया। किसी का ये ब्लैंक चेक है, किसी का एकदम डेड है, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो बात करेंगे 1945 में शुरू हुए। तो 1945 का दौर आएगा तो तेज बहादुर सप्रू साहब आ गए। अब तो तेज बहादुर सप्रू ने भी कहा कि संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट दी कि भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की बात की। तो तेज बहादुर सप्रू थे वकील आदमी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए देते हैं। तो 1945 में आप देखेंगे तेज बहादुर सप्रू
ठीक, ने भी भारतीय संविधान के संबंध में भी प्रस्तुत रिपोर्ट में भी भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत कर डाली। ठीक है, अब धीरे धीरे अंग्रेज़ों को भी लगने लगा कि अब शायद अधिकार देने पड़ेंगे, क्योंकि 45 का दौर शुरू हो चुका था। ठीक है, आप देखेंगे भारतीय संविधान के समय अब निर्माण, हालांकि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, सभी पॉइंट नहीं दिखा सकते, नहीं तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पूर्णता पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें क्या है, पॉलिटी के सेक्शन में बने रहना है, सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पॉइंट दिखाने हैं। तो देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के समय भारतीय क्या होगा, संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में एक परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन होता है। सबसे पहले जब संविधान निर्माण दिया, क्या हुआ कि साहब संविधान बनाएंगे, तो ये हुआ संविधान कौन बनाएगा, तो भारत के लोगों के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए, ऐसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का भी कहना था। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए इसमें एक जनतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को भारतीय संविधान के बनाने के लिए बैठाला, एक डिबेट का हिस्सा बनाया। आप देखेंगे इस डिबेट में लगभग सभी आप देखेंगे, जहां रियासत लोग के तो उन राजाओं को बैठाला गया, कहीं आप स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उनको बैठाला गया, चुनकर कि ये जनतंत्र का हिस्सा है, अपने अपने और 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को बैठाल कर संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप देखेंगे कि मूल अधिकारों की जो उप समिति आई, एक इसी समय क्या है, एक परामर्श समिति बनी। तो परामर्श समिति में वल्लभ भाई पटेल बैठे, अध्यक्षता के संदर्भ में क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक, अब फिर कहा कि अच्छा ये तो बड़ी चीज़ हो गई, अब इसके कुछ उप समिति बना देते हैं। तो एक कृपलानी साहब का तो आप नाम जानते ही होंगे, ठीक है, JB कृपलानी की अध्यक्षता में। JB कृपलानी एक पुरुष थे, महिला मत समझिएगा। ठीक है, तो मूल अधिकारों की उप समिति का गठन भी JB कृपलानी की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, आप देखेंगे इनकी सिफारिश के आधार पर ही इन्होंने, एक होता है कि आपका ये बहुत बड़ा काम है, इसी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, इन्होंने इसके बहुत ही मूल अंतरों पर क्या हुआ, अध्ययन किया और इनकी सिफारिश आई। और इन्हीं की सिफारिश पर, ठीक, इनकी सिफारिश पर, JB कृपलानी की सिफारिश पर, याद रखिएगा, भारत के संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स शामिल किए गए। जब भी पूछा जाए कि किन की सिफारिश पर किए गए, तो आप याद रख लेना कि भारतीय संविधान पे मूल अधिकारों की एक उप समिति बनती है, जिनकी अध्यक्षता JB कृपलानी करते हैं। और इन्हीं कृपलानी साहब की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स शामिल किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन माइन्यूट आपको याद भी रखना है मूल अधिकारों का, क्योंकि PT के क्वेश्चन या प्रीलिमिनरी जो UPSC हो चाहे PCS हो चाहे MPPCS हो, क्वेश्चन आपको इसी पॉइंट को, डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए पूछेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। तो आप देखेंगे मूल अधिकारों की जो भारतीय संविधान की विशेषता है, क्योंकि ये क्या है, आपके जैसे पूरे संविधान को हम एक व्यक्ति मान लें, क्योंकि एक व्यक्ति भी मान सकते हैं, पूरा संविधान एक व्यक्ति भी है और भारत के सभी व्यक्ति हैं। तो जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि हाथ, कान, नाक, हार्ट, ब्रेन, उसी तरीके से हर व्यक्ति के लिए वो ज़रूरी है। तो देख सकते हैं व्यक्ति की तुलना जब कहेंगे, एक इमेज जब हम फिलॉसफी की तुलना में करें कि आपने एक बार किसी व्यक्ति को देखा, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये व्यक्ति है, तो आप भी अपने कहें हम भी व्यक्ति हैं, क्योंकि आप भी वैसे ही हैं और अन्य दुनिया के सभी व्यक्ति ऐसे ही होंगे। तो ये इंद्रिय क्षमता है आपकी, आपने देखा, आपके अंदर गया, आपकी इंद्रियों ने ये महसूस किया, एक इमेज बनाई। तो ब्रेन, इमेज बनाने के लिए ब्रेन चाहिए, ठीक है, और सोचने के लिए भी कुछ इमोशन चाहिए, तो हार्ट होगा। तो आप देखेंगे मन होगा, जिसे हम कहते हैं, बाकी हम कभी फिलॉसफी में बात करेंगे। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इन्हें परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, आगे हम इसे परिभाषित भी करने की कोशिश करेंगे कि आपको बताने की। देख सकते हैं अब हम थोड़ा इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हैं, तो देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में इन्हें बिल ऑफ राइट, फ्रांस के एवं अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक या नेचुरल और अप्रतिदेय, ठीक है, आप देखेंगे अधिकारों के रूप में भी स्वीकार किया गया। ठीक है, अप्रतिदेय मतलब इन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इन्हें किसी, ये अधिकार तुम्हारे अधिकार हैं, ये किसी और को नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये या आपको प्राप्त हैं, इन्हें भी प्राप्त होंगे। ठीक, आप प्रतिदेय हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी सांसें रोक के तुम्हारे अंदर डाल दी गई, ना, ऐसा नहीं, ये आप प्रतिदेय नहीं है। ठीक
ठीक है, आपने खाना खाया उनके अंदर पहुंच गया, ये अप्रतिदेय नहीं है। ठीक है, तो अप्रतिदेय अधिकार ये हैं कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। आपको सांस चाहिए, इस हवा चाहिए तो उसको भी चाहिए, तो वो अप्रतिदेय हैं। तो हवा खानी है, हवा लेनी है तो उसी रूप में आप भी लेंगे, वो भी लेगा। तो देख सकते हैं कि बिल ऑफ राइट फ्रांस और अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय कहा गया है। तो देख सकते हैं कि अप्रतिदेय कहाँ कहा गया है, बिल ऑफ राइट कहाँ कहा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे भारत के संविधान के मूल अधिकार। संविधान द्वारा विशेष प्रदत्त अधिकार हैं। भारत के संविधान में जो मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं या आपको जो अधिकार प्राप्त हैं, भारतीय देख सकते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक विशेष अधिकार हैं। पहले आपने संविधान को कुछ अधिकार दिए, फिर संविधान ने भी आपको कुछ अधिकार दिए। वो समानता के सिद्धांत पर आधारित हैं कि आइए तुम हमें अपनी इच्छा सौंप दीजिए, एक सामान्य इच्छा, हम आपको कुछ अधिकार देते हैं। तो देख सकते हैं वो क्या हो गया, संप्रभु। तो आप देखेंगे कि मूल इसीलिए कहा कि जब संप्रभु, इस बताने का रीज़न ये है कि आपने अपनी संप्रभुता, इसीलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान का संप्रभु कौन है, जनता। आपकी प्रियम्बल में भी ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जनता ने अपनी संप्रभुता, अपने अधिकार, मूल अधिकार पहले संविधान को सौंपे। संविधान ने वापस उन अधिकारों को क्या किया, काट छाट करके एक समान तुलना में तराजू में तौल कर कि चलिए हम आपको विशेष मात्रा में, वो विशेष समान मात्रा में वो अधिकार सभी को देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि उन्हीं अधिकारों के आधार पर समान मात्रा हो गई तो सभी को वो समान रूप से वितरित कर दिए भारतीय संविधान के तहत, भारतीय कानून के तहत। तो आप देखेंगे कि मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार बन गए। ठीक है, आप देखेंगे अब क्यों आवश्यक हैं, तो हम बात करें कि आखिर इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो देख सकते हैं पहली पॉइंट की अगर बात करें, पूछे कि हम अपना विकास कैसे करेंगे। जैसे जैसे आप तो कहते हैं कि लोकतंत्र का भी विकास होता है, लोकतंत्र युवावस्था से जाएगा, मतलब बालक से युवा बनेगा। ठीक है, प्रौढ़ से तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, युवा बना, युवा से क्या होगा, वो कभी विकास की अंतिम पीढ़ी पे भी जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है, व्यक्ति के विकास के लिए भी कुछ चाहिए। ठीक है, जब लोकतंत्र तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और व्यक्ति क्या है, एक व्यक्तिनिष्ठ परिभाषा है व्यक्ति की। तो आपसे ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। तो देखेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये आवश्यक हैं। क्यों, क्योंकि ये विकास कैसे होगा, साइंस भी ये कहती है कि व्यक्ति का विकास के लिए कुछ आवश्यक मात्रा में हर तत्व की आवश्यकता होती है। साइंटिफिक रीजन में आपको कैल्शियम भी चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स चाहिए। ठीक है, आप सुबह कब खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, तो साइंस भी कहता है कि आपके अपना विकास करना है तो आप समय से खाइए, समय से उठिए। तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए भी संविधान भी कहता है कि कुछ अधिकार आवश्यक हैं। तो वही इसीलिए कहा गया कि हम आपको अधिकार देते हैं। फिर हम बात करेंगे व्यक्ति के जीवन के लिए ये मूलभूत हैं। तो देख सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत क्यों हैं, तो अपरिहार्य हैं, इनके बिना संभव नहीं है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है क्या है, आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बोला जाता है, इसीलिए तो साइंस बोला जाता है कि वो लॉजिकल फॉर्म में है। देख सकते हैं कि साइंस में फिलॉसफी है, फिलॉसफी भी एक साइंस का पार्ट है। ठीक, और इसी तरीके से क्या है, ये आवश्यक है तो होना चाहिए। तो क्योंकि आवश्यक है, ऐसा ज़रूरी है, तो ऐसा क्योंकि साइंस में भी या पॉलिटिकल जुड़ी है, वो भी कहती है इसमें फिलॉसफी है तो कहता है होना चाहिए। ठीक है, साइंस कहता है आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, और तो देख सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य हैं। तो व्यक्ति के लिए मूलभूत अपरिहार्य हो गए कि इनके बिना संभव नहीं है। ठीक है, अगर हवा नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, मूल अधिकार क्या होंगे, अगर हम मूल अधिकारों की परिभाषा एक लाइन में परिभाषित करने की कोशिश करें, हालांकि मूल अधिकारों की आपको कोई परिभाषा दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको कोशिश है कुछ बताने की। तो देख सकते हैं वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो मूलभूत अधिकार देखेंगे, वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत हैं, अपरिहार्य होने के कारण ये संविधान द्वारा, ठीक है, नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। सामान्यता क्या होगा कि सामान्यता व्यक्ति के इन अधिकारों को में क्या होगा, समाज के द्वारा
हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत प्राप्त है, तो समाज को ये अधिकार नहीं है कि आप इन अधिकारों में हस्तक्षेप करें। तो देख सकते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों को, ठीक है, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आप इसे याद रखें। इसके बाद भारत के संदर्भ में आगे चलें कि कुछ बातों की बात करें कि फंडामेंटल राइट की बात कर ली, तो भारतीय संविधान में FR का मतलब यहाँ फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा। तो देख सकते हैं संविधान में, अगर भारतीय संविधान में संविधान भाग 3 की बात की गई है, भाग 3 में आप देखेंगे भाग 3 में 12 से लगाकर 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई है। विश्व के इन्हें सबसे व्यापक वर्णन है। भाग 3 को ही हम अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित मानते हैं। और भी आप देखेंगे कि भारतीय नागरिकों को क्या होगा, मूल व्यापक अधिकार दिए गए हैं। तो आप ये भी देखेंगे मूल व्यापक अधिकार दिए गए हैं। राज्य के विरुद्ध ये कृत्य या गारंटी हैं। हमने आपको बताया ये राज्य के विरुद्ध कृत्य कैसे हैं, पिछले भी चर्चा कर चुके हैं कि नागरिकों को ये जब मूल अधिकार व्यापक रूप से प्राप्त हैं, ठीक है, क्योंकि मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों में भी व्यापक अधिकारों की बात की गई और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उन्हें ही हम मूल व्यापक अधिकार के रूप में, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है, तो वो अधिकार प्रदान किए गए। अब राज्य के विरुद्ध देखेंगे तो राज्य के विरुद्ध या कृत्य ये गारंटी किस आधार पे हैं, तो आप देखेंगे कि राज्य कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो मानव अधिकारों का हनन करे, ठीक है, या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करे। तो एक तरीके से राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हैं। राज्य यहाँ नकारात्मकता की स्थिति में चला जाता है, लेकिन और व्यक्ति सकारात्मक कि हम आप पर हावी हैं, हमसे मिलकर आपका निर्माण हुआ है। किसका? राज्य का। राज्य की संकल्पना भी व्यक्ति से निकली हुई है। याद रखिएगा, लंबी प्रक्रिया है। आप कहें कि नहीं राज्य से व्यक्ति निकला है, ये डिबेट है। तो देख सकते हैं कि राज्य से व्यक्ति निकला है कि व्यक्ति से राज्य निकला है। तो देख सकते हैं राज्य की सीमाएं किसने निर्धारित की, तो आप समझ सकते हैं व्यक्तियों ने निर्धारित की, व्यक्ति के समूह ने निर्धारित की। तो राज्य की सीमाएं निर्धारित किसने करने वाला? व्यक्ति है। तो व्यक्ति से राज्य का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं किसी भी समाज का निर्माण भी व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से समाज का हिस्सा व्यक्ति है और समाज राज्य का हिस्सा है। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर व्यक्ति से ही राज्य का निर्माण हुआ है। इसलिए राज्य के विरुद्ध क्या है, एक गारंटी दी जाती है व्यक्ति को कि राज्य आपके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो आपके अधिकारों का हनन कर सके। लेकिन यहाँ एक क्लॉज जुड़ गया कि ऐसा भी नहीं है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्य फिर भी कुछ ना करे। तो जब आएगी क्या कोई ऐसी आपातकाल आ जाए कि अब राज्य को राज्य को अधिकार दे दो, राज्य इन अधिकारों का प्रयोग करेगा और आपकी रक्षा करेगा। तो देखेंगे इसी आधार पे कहा गया कि ये क्या है, गारंटी तो हैं लेकिन एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है। ठीक है, अत्यंतिक नहीं है कि हर व्यक्ति ही सार्वभौमिक हैं। ठीक है, कभी कभी इनका आकार बदल दिया जाएगा, काट छांट की जा सकती है समय के आधार पर। तो इसी को कहा गया कि एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य को मूल अधिकारों पर क्या होगा, राष्ट्र हित तथा लोक हित में निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसी को कहा गया है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य को ज़रूरत पड़ी, राज्य को ज़रूरत मतलब आप पे किसी राष्ट्र ने हमला किया, राज्य पे हमला हुआ, या आपके यहाँ ऐसी स्थिति आई जिसे हम कहेंगे गृह युद्ध की स्थिति हो गई, आंतरिक आपातकाल, ठीक है, अलग अलग स्थितियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और एक होगा जो है राष्ट्रीय आपात, या कुछ ऐसी अधिकार की अभी ज़रूरत है हमें, राज्य को लगेगा कि जैसे अभी कोविड-19 का दौर चल रहा, मान लीजिए अभी बात हो रही है कि कोविड-19 दोबारा आ रहा है। ठीक है, आप दोबारा लॉकडाउन लग गया तो सरकार कहेगा कि हम आर्थिक आपातकाल लगा देंगे। तो क्या होगा, आर्थिक आपातकाल लगते ही सरकार से क्या करेगी, उन लोगों से पैसे काट सकती है, उनकी तनख्वाह उनकी या सैलरी रोक सकती है राज्य हित में, जो उनकी राज्य की ज़रूरत है वो समय। आज तक आर्थिक आपातकाल नहीं लगा, कोशिश कीजिए। ठीक है, एक हाथ आपका सनातन धर्म में जुड़ा है, उसे कहिए कि भाई कोविड-19 खत्म हो जाए। तो देख सकते हैं, तो
देखेंगे कि कोविड-19 का दौर ऐसा ना आए, क्योंकि कई स्थितियां फिर से बिगड़ने लगी। हालांकि ऐसी संभावना कमी है, नगण्य है, ऐसा नहीं है होगा, लेकिन फिर भी आर्थिक आपातकाल की बात की है या कोई अन्य आपातकाल लगा सकते हैं। मान लीजिए राज्यों में आपातकाल लग गया या किसी राज्य में लग गया, भारत के संदर्भ में बात करें, या राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो कुछ आधारों पे लगेगा, या मान लीजिए कोई अन्य आधार आ जाए, जैसे कोई आर्थिक विपदा आ जाए। विपदा का मतलब कहीं बाढ़ आ जाए, मान लीजिए बहुत सारे अपने यहाँ ऐसे राज्य हैं जहाँ बाढ़ आती है, ऐसी बाढ़ आ जाए कि उस राज्य की, ठीक है, मेन लाइन ही रोड, सरकार वहाँ की क्या करेगा, अपने हाथ खड़े कर दे, अब हम कार्य नहीं कर सकते हैं, हम आपको अधिकार कहाँ सेंट्रल को सौंपने का कि आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, हमसे अब व्यवस्था नहीं संभाली जा रही। तब भी क्या होगा, कुछ अधिकार कहेगा कि चलिए अच्छा हम आपके कुछ अधिकार लेकर काम कर रहे हैं, वो भी एक देख सकते हैं। तो राज्य को मूलभूत अधिकारों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वो क्या होगा, लोकहित में होगा। याद रखिएगा, लोकहित के बिना, लोकहित के निर्बंधन हैं, ठीक है, बहुत सारे निर्बंधन लगाए जाते हैं कि ये लोकहित का विषय है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप अपनी गरिमा का ध्यान रखेंगे, आप ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे जो लोकहित के खिलाफ हों। उसके क्लॉज दिए गए हैं अलग अलग, तो देख सकते हैं कि लोकहित में निर्बंधन लगाने की शक्ति उन्हें प्रदान की गई। तो आप देखेंगे राज्य को अधिकार दिया गया है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जैसे ही लोकहित में, जैसे ही सामान्य स्थिति आएगी, फिर से वो अधिकार क्या होगा, इस हाथ से निकल कर दूसरे हाथ में आपके पास आ जाएंगे, वही सेम चीज़ होगी। तो कुछ समय के लिए रोके जाते हैं। याद रखिएगा, कुछ मूलभूत अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रदान किए जाते हैं। तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के विरुद्ध नहीं प्रदान किए गए हैं, तो कुछ मूलभूत अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। तथा आप जाएंगे 15(2) में जाएंगे, आर्टिकल 17 जाएंगे, आर्टिकल 23 जाएंगे, आर्टिकल 24 जाएंगे। तो सभी क्या है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जहाँ समाज में 17 आपको पता है, 17 एक ऐसा आर्टिकल है पूरे संविधान में जिसमें सिर्फ क्या है, कोई क्लाज नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य भी ऐसे क्लाज हैं जहाँ कोई क्लाज नहीं। आप जाएंगे आर्टिकल 12, तो 12 की परिभाषा में अगर कहेंगे आर्टिकल 12 में भी तो नहीं, तो आर्टिकल 12 पूरे संविधान में दो ही जगह परिभाषा दिखाई पड़ती है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36, क्योंकि राज्य की वही परिभाषा दी गई है, दोबारा रिपीट की हुई है। बेसिकली देखा जाए जो आर्टिकल 12 की परिभाषा है वो आर्टिकल 36 में दिखाई पड़ेगी। तो आर्टिकल 12 सेम चीज़ दोबारा रेपिटेशन है, वो आपको आर्टिकल 36 में दिखाई पड़ेगा। बस दो ही ऐसी जगह है जहां राज्य की परिभाषा मिलेगी। तो राज्य की परिभाषा भी कभी क्वेश्चन पूछे, डेफिनीशन कहाँ दी गई है राज्य, तो राज्य किसे माना गया है, इसका निर्णय करने का अधिकार उस परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को है। तो देख सकते हैं कि कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। और आर्टिकल 15(2) और आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 मानव से जुड़ा है, आर्टिकल 24 भी मानव से जुड़ा है, ठीक है। कहीं बालाश्रम है, कहीं, ठीक है, बेरोज जो है छोटे बच्चों के लिए है, कहीं अस्पृश्यता है, कहीं लोगों के लिए है, कि आप देखेंगे कि कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी बात नहीं करेगा या किसी को कोई इस आधार पर नहीं रोकेगा कि आप इस व्यवस्था का अंग नहीं हैं। तो 15(2) को देखेंगे तो 15(2) ये सभी व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं, ठीक है। व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं किया, अगर व्यक्ति कार्य करेगा तो इन आधारों पर उल्लंघन और उन्हें मानहानि और सजा के प्रावधान है, याद रखिएगा। तो दोनों चीज़ें हैं। संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक भारतीय संविधान को प्राप्त हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि कुछ मूलभूत अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। अब आगे अगर बढ़ता चर्चा करें कि संविधान कैसे दो अधिकार देते हैं, तो कुछ मूलभूत अधिकार केवल नागरिकों, मतलब केवल नागरिकों, भारतीय नागरिकों की बात कर रहे हैं, केवल नागरिकों, ठीक है, भारतीय सिटीजनशिप क्या है। तो आर्टिकल 15 जाएंगे, 16 जाएंगे, 19 जाएंगे, 29 जाएंगे, 30 जाएंगे। ये स्पेसिफिक रूप से सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही प्राप्त है। इस पर कोई बाहरी व्यक्ति आकर अपने मूल अधिकारों की दावा नहीं कर सकता है। कोई आए आर्टिकल 14 का दावा करे, अमेरिका कोई व्यक्ति आए कि हम तो आर्टिकल 14 के तहत आए हैं और हमें आर्टिकल 16 का प्रावधान चाहिए, तो वो आर्टिकल 16 के जो प्रावधान हैं आप देख सकते हैं लोक नियोजन से रिलेटेड। तो लोक नियोजन किसके लिए करेंगे, अमेरिका के लोग अमेरिका के लिए लोक नियोजन करेंगे, भारत के लोग भारत के लिए लोक नियोजन करेंगे। भारत की स्वतंत्रता भारत के लोगों के लिए प्राप्त है, अमेरिका की स्वतंत्रता अमेरिका के लोगों को प्राप्त है। हाँ,
कुछ ऐसी है, आप भी आएंगे, कुछ मूलभूत अधिकार हैं, विधि के समता संरक्षण आपको मिलेगा, सांस देने को मिलेगी, खाना खाने को मिलेगा, ठीक है, कार्य करने को मिलेगा, व्यापार करने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम लोक नियोजन में भी हिस्सा बनेंगे, अब हम ये भी कार्य करेंगे, तो उन आधारों पे रोक लगा दी गई। आर्टिकल 29 और 30 में जो अधिकार दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को, वो अधिकार के तहत कोई अमेरिका का माइनॉरिटीज आए कि आपके यहाँ तो माइनॉरिटीज़ के अधिकार हैं, हमें भी तो चाहिए 29 और 30 में, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 29-30 भारतीय लोगों की माइनॉरिटीज़ में या भारतीय सांस्कृतिक लोगों के लिए प्राप्त है, देख सकते हैं। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कुछ मूलभूत अधिकार नागरिकों के लिए भी हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। नागरिकों का मतलब है सभी लोगों के लिए, बाकी सभी अधिकार हमने जो बताए हैं वो छोड़ दीजिए, आप 15-2, ठीक, आप चले जाएंगे कौन से 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ दीजिए, बाकी अधिकार सभी नागरिकों को दे दिए गए कि आप ये सब पकड़ लीजिए या इनके तहत आप कार्य कीजिए। भारत में आइए, आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव। तो देखेंगे आपातकाल के दौरान भी आप जाएंगे राष्ट्रपति, तो देखेंगे आपातकाल आए तो राष्ट्रपति साहब आए, तो आपातकाल में राष्ट्रपति साहब ने क्या किया कि आर्टिकल 20 और 21 के सिवाय, ठीक है, आपातकाल को आपको पता होना चाहिए कि 20 और 21 निलंबित नहीं होता है, सस्पेंशन नहीं होता है। आप देखेंगे 20-21 क्या है, वही है आपका हार्ट और ब्रेन। तो 20-21 किसी व्यक्ति का हार्ट और ब्रेन है, तो आप देखेंगे राष्ट्रपति उनको ले नहीं सकते, तो राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं दिया गया कि हम सारे अधिकार छीन लें। तो 20-21 के सिवाय अन्य सभी अधिकारों को निलंबित किया जाएगा। किसके आधार पर? 359 के आधार भी देखे जाएंगे, किस आधार पे लगाएंगे, क्लास दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। ऐसा नहीं कि 20-21 को निलंबित कर दिया, आधार है कि आधार भी दिए भारतीय संविधान ने कि भाई हम इस आधारों पर 20-21 को छोड़कर बाकी निलंबित कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे, फिर हम बात करेंगे मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है मूल अधिकारों की। बार बार आपको समझाए हैं कि बताने की कोशिश है हमारी कि मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, ठीक है। प्रकृति राज्य के विरुद्ध ये नकारात्मक है, ठीक है, सकारात्मक दोनों हैं, याद रखिएगा। सकारात्मकता के रूप में आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि 19 में है, 25 से 28 तक ये सकारात्मक दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप जाएंगे इसके नेगेटिव में, तो राज्य की शक्ति पे जब निर्बंधन लगाना होगा तो आप चले जाएंगे 14 में जाएंगे, 15 में जाएंगे, 16 पे जाएंगे और 21 में जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको क्या है, ये निर्बंधन लगा रहे हैं, नकारात्मक है। अब हम बात करें क्या मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि मूल अधिकारों की प्रकृति तो ठीक है, ऐसी है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों हैं, तो क्या ये न्याय योग्य बचे हैं? क्या हम इसके तहत न्याय मांग सकते हैं? एक तरफ नकारात्मक है, एक तरफ सकारात्मक है, तो कहेंगे कि अरे हम तो नकारात्मक, हम तो इस आधार पे लगाएं। तो क्या देखा गया कि इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित है, इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है या न्याय योग्य हैं। हम बात करेंगे तो क्या मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, देखेंगे कि इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित और लागू कराया जा सकता है। तो न्यायालय को ये खुद संज्ञान लेने की क्षमता है। कोई आपको लगे भारत के किसी हिस्से में ये समस्या है, आप वहाँ गए, देख के आए, आप एक PIL, एक पोस्ट कार्ड पे अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें, ठीक है, एड्रेस ना भी लिखें कोई समस्या नहीं, नाम लिखें, उस क्षेत्र के विवरण लिखें और बता सकते हैं कि इस आधार पर यहाँ के लोगों के साथ इन अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं विजिट कर सकती है, और ऐसा तिहाड़ जेल की शुरुआत होती है भारत में कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं विजिट करती है तिहाड़ जेल, क्योंकि तिहाड़ जेल के एक कैदी ने एक PIL के माध्यम से क्या किया था, केस भेज दिया था कि ऐसे ऐसे अधिकारों पर मेरे खाने का अधिकार, मुझे किताबें पढ़ने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो उन अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट के लोग स्वयं विजिट किए और वहाँ की व्यवस्था को देखा और फिर न्याय दिया। तो देख सकते हैं, इसीलिए कहा कि ये न्याय योग्य हैं, ठीक है। इससे न्यायालय द्वारा परिवर्तित और लागू कराया जा सकता है। संसद साधारण विधि द्वारा किसी भी अधिकार में कमी नहीं कर सकती है, क्योंकि साधारण विधि द्वारा, क्योंकि क्या है, ये एक फेडरल सिस्टम है और मूल अधिकारों में क्या है, जो अधिकार एक सेंट्रल में के तहत प्राप्त हैं, वही अधिकारों को आप राज्य के अधिकारों के तहत भी प्राप्त हैं। तो आप देखेंगे दोनों तरह के, एक ही संसद, एक ही संविधान है, एक ही के तहत जो कार्य संसद में बैठे व्यक्ति करेंगे वही व्यक्ति कार्य करेंगे, क्या काम करेंगे आपके लिए, विधानसभा या विधानमंडल में बैठे व्यक्ति। तो आप देखेंगे इस प्रकार से काम होगा
कि कोई किसी अधिकारों का हनन नहीं कर सके। ठीक ऐसा नहीं है कोई कानून ऐसा जो व्यक्ति से रिलेटेड है या व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों से रिलेटेड है, उसे सिर्फ संसद को ये अधिकार प्राप्त दे दिया जाए या लोकसभा को ये अधिकार प्राप्त करने को दे दिया जाए कि आइए आप कमी कर दीजिए अपनी साधारण वित्त से, कि संसद सत्र में है, मान लीजिए संसद का 10वां हिस्सा बैठा हुआ है कि 1/10 सदस्य बैठे हुए संसद चलाने के लिए, और उन्हें ज़रूरत पड़ा कि भारतीयों के इन अधिकारों के मूल अधिकारों की कटौती करनी है। तो अब कोरम ही बैठा हुआ है सिर्फ, और आप कहें कि हम क्या करें, संशोधन कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। करने की व्यवस्था है कि आप विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का भी विशेष प्रावधान है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो संसद साधारण वित्त द्वारा तो इनकी कमी नहीं करेगी और 368 के तहत संशोधन करेगी, और वो भी विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों का समर्थन, याद रखिएगा। ठीक है, और विशेष बहुमत की परिभाषा आप देख सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारों की अधितज्ञ जन जो है नहीं है, इन्हें किया जा सकता। मूल अधिकार क्या है, अधितज्ञ जन मतलब वेरिएबल नहीं है, इनका संशोधन किया जा सकता है, ऐसा भारतीय संविधान में दिया हुआ है। लेकिन ये संशोधन आप देखेंगे इस आधार पे क्या होगा, संशोधन क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, बिगाड़ नहीं सकते। संविधान की मूल प्रकृति को, जैसे आपकी प्रकृति कुछ अधिकार हैं, ऐसे संविधान को भी कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो गए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। अगर हम बात कर लें कि संविधान को भी एक व्यक्ति मान लिया गया है कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ऑर्गन है, ठीक है, इसमें भी वही धड़कने, वही हार्ट, वही ब्रेन है, ये भी आपके लिए काम कर रहा है। तो क्योंकि संप्रभु है, तो देखेंगे क्या किया गया कि वो मूल अधिकारों को संशोधन करोगे, लेकिन उसको आप बिगाड़ नहीं सकते कि चलिए इसकी नाक की जगह कान लगा देते हैं, कान की जगह हाथ लगा देते हैं, नहीं, ऐसा आप काम नहीं करेंगे। या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन नाक नाक ही रहनी चाहिए, ठीक है, कान कान ही रहनी चाहिए। आप उनका इलाज कर सकते हैं समय की ज़रूरत के आधार पर। उसी तरीके से व्यक्ति को अधिकार ये प्रदान किए गए हैं, देख सकते हैं। अब बात आई कि ठीक है, चलिए अब मूल अधिकार को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी, संविधान बन चुका। अब संविधान में क्या भाग 3 बन चुका था, ठीक है, आप देखेंगे इन्हीं भाग 3 में कृपलानी साहब ने दिए थे सिफारिश की, इन्हीं 3 में दिया जाए। तो इन अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया, और दुनिया का सबसे व्यापक संविधान भी है, सबसे ज़्यादा मूल अधिकारों की बात की गई है। आप देखेंगे भारत के संविधानों के तहत जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए कहा गया कि ये कानूनों का, इस पे आप जाएंगे तो कानूनों का कहा कि कानून हावी रहेगा, या देखेंगे वकीलों का कानून संविधान बोला गया, क्योंकि इतने अधिकार, इतने क्लास दिए गए हैं कि किसी क्लास के आधार पर कोई कानून बनता है तो एक क्लास के आधार पर उस पर क्या होगा, रिट दाखिल हो जाती है। तो आप देखेंगे इसीलिए कहा गया है कि यह है कि भारतीय संविधान के तहत मिलने वाला न्याय देरी करता है, क्योंकि इतने व्यापक हैं, एक एक बात पे चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अगर हम वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण से पहले हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, हम बता चुके हैं, जबकि कुछ सभी नागरिकों को दिए गए हैं, ये भी चर्चा किए गए हैं। आप देखेंगे कुछ मूल अधिकार केवल कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाते हैं, आर्टिकल 21, ठीक, आप क्योंकि आर्टिकल 21 कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, और आप जाएंगे 20 को भी लिख सकते हैं यहाँ। जबकि कुछ मूल अधिकार कार्यपालिका के साथ विधायिका पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। तो कुछ मूल अधिकार क्या होंगे, कार्यपालिका पर तो लगा ही देंगे प्रतिबंध कि अब हम तुम्हारी विधायिका पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, वो है आर्टिकल 19, लेकिन यथा धर्मस, मतलब ज़रूरत पड़ी तो हम 19 को कहीं कहीं सस्पेंशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी के तहत भारतीय संविधान में क्या होगा, भारतीय संविधान में प्रकृति के आधार पर मूल अधिकारों का भी वर्गीकरण होता है, जो 6 भागों में किया गया है। आप देखेंगे समानता का अधिकार दिया गया, तो समानता के अधिकार के तहत सभी लोग आए कि 14 से 18 तक, ठीक है। तो देखेंगे भारत के भी आए, विदेशी भी आए, तो सभी को समानता मिली। विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण, दोनों अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। विधि के समान समानता, अब विधि के समान संरक्षण, समानता की बात होगी तो आप जाएंगे इंग्लैंड, और संरक्षण प्राप्त करना होगा तो जाएंगे अमेरिका, ठीक है। तो अलग अलग क्लास हैं, बताएंगे कभी, अभी आपको बता दिया है, ठीक है, वर्गीकरण बताते हैं। इसके बाद आप जाएंगे
लिख देते हैं आपके लिए। ये समानता है, ये संरक्षण है। संरक्षण तो जाएंगे अमेरिका, यहाँ पहुँचे तो ब्रिटेन चलेगा। ठीक है, आप जाए, अब स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त करना था, आपको स्वतंत्रता भी चाहिए कि जाएं। हम पहले क्या हुए, व्यक्ति बने, तो व्यक्ति के साथ हमें क्या होगा, बात करने का अधिकार, घूमने फिरने, संघ बनाने, आजीविका चलाने, बहुत सारे अधिकार हैं। तो 19 से 22 तक आपको अधिकारी अधिकार दिए कि आप करिए, सब कर डालिए काम, अपने व्यक्तित्व का विकास कर डालिए। हम आपको इतनी स्वतंत्रताएं देते हैं, तो 19 तक 22 तक दे दी गई हैं। लेकिन हर स्वतंत्रता पर कुछ कुछ आधारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए कि आपको ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि कोई आप ऐसी स्वतंत्रता के तहत कार्य नहीं करेंगे कि कहीं की संस्कृति, कहीं की लोक नियोजन, कहीं का लोकहित, राष्ट्र, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे आधार हैं, अलग अलग क्लास हैं। आप 19 से चलेंगे, किसी में 5 आधार हैं, किसी में 7 आधार हैं, बहुत सारे आधार आपको दिखाई पड़ेंगे। आप जाएंगे, फिर कहा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आए, तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आप जाएंगे 23 और 24 के विरुद्ध हैं, तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ठीक है, आपका कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा। ठीक है, आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि चलिए 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो 25 में पहुँचे, 25 से शुरुआत हुई, आपको इन आधारों पर स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और 25 से 28 तक आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। आप देखेंगे, हाँ, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात होगी, तो सांस्कृतिक का आप चलिए कुछ अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखिए और संस्कृति को अपने शिक्षण अधिकारों के माध्यम से, तो 29 से 30 तक आपको कुछ अधिकार प्रदान किए गए। तो जाएंगे 29 और 30 में, इसके साथ ही आप जाएंगे। ठीक, इसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करेंगे, तो कहा कि इन अधिकारों पे एक डॉक्टर भी होना चाहिए। तो डॉक्ट्राइन थ्योरी आप देखते हैं, तो वही हम बात कर रहे हैं कि सब कुछ अधिकार मिले। अब संवैधानिक उपचार भी तो चाहिए, तो उपचार देने की बात आई जैसे, तो उपचार 32 के तहत दिए गए कि बाकी कोई अधिकार आपके अगर कोई हनन करता है तो 32 बैठा हुआ है, अब 32 को पकड़िए और सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर राज्य में, स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको लगे, ठीक है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हमने आपको बताया दोनों में अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, आप देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों के तहत जिन अधिकारों का आपको लगे कि हम इस अधिकारों के तहत, तो यहाँ सीधे आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँच सकते, अपनी राज्य की सीमा से बाहर नहीं निकल सकते, तो आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट चले जाएं आर्टिकल 226 के तहत। तो 226 भी आपको प्रदान किया गया। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों की अधिकार। तो जब संवैधानिक उपचार की बात होगी तो सीधे आर्टिकल 32 की बात करेंगे। आर्टिकल 226 जो है वो भी बात करता है कि हम उपचार देंगे, लेकिन जो 32 का उपचार है वो सीधे मूल अधिकारों से रिलेटेड है। याद रखिएगा, इन अधिकारों पे अगर कोई अधिकार हनन होता है तो क्योंकि आप सीधे हर काम के लिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे, तो कहा कि चलिए हम आपके अधिकारों की रक्षा की गारंटी लेते हैं, आपके संविधान की गारंटी लेते हैं। ठीक है, आपके अधिकारों को स्वतंत्रता, आपके संविधान के अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी लेते हैं। तो देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आपको संवैधानिक उपचार प्रदान किए, लेकिन संवैधानिक उपचार विशेष रूप से क्या है, मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, दी गई है 32 में। इन्हीं आधारों पर कहा, जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट भी पढ़ते हैं तो वो भी कहता है अगर किसी कारण से कोई ऐसी है तो 26 भी है, लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात सिर्फ आर्टिकल 32 में की गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने अधिकारों के बारे में जाना। अभी सिर्फ अधिकार जाने की ये अधिकार हैं। अभी इन अधिकारों के तहत आपने क्या क्या काम किए, आपके किस अधिकार के तहत क्या आपने किए, कितना विकास किया आपने, अभी बाकी है। किस अधिकार के तहत आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने केस लड़ा, आपके व्यक्तित्व का निखर कर विकास हुआ, आपने अपना न्याय मांगा, अभी ये कार्य बाकी बचा है। तो आप देखेंगे, इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। आई होप हमारा बताया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मांगा था।